स्ट्रैटेजीज के खेल में बहुत सारी और भी कंपनियां हैं जिनकी अगर हम केस स्टडीज पढ़ते हैं, उनके एग्जाम्पल को सिर्फ और सिर्फ सुन भर के हमें बहुत सारे उनके थॉट प्रोसेस में एक ऐसी एक्सेस मिल जाती है कि हमें समझ में आ जाता है कि कभी भी अगर हम कभी भी इस मोड पे या इस स्टेज में फंस जाते हैं तो हम किस तरीके से अपनी कंपनी या बिजनेस को ये स्ट्रैटेजी लगा के, क्योंकि उस कंपनी ने उस सिचुएशन में जहाँ पे आज हम आके अटक गए हैं एकदम सेम ऐसी स्ट्रैटेजी को लगा दिया था। तो बहुत सारी केस स्टडीज ऐसी हैं जिसके बारे में हम बातें करते ही जा रहे हैं निरंतर अपने वीडियोस में, आपको और ज़्यादा समझाने के लिए कि कहीं पे भी अगर कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम आ गई है, कल को आपकी कंपनी में आके खड़ी हो गई है या आपकी इंडस्ट्री में, तो आप उसको किस तरीके से इस स्ट्रैटेजी को लगा के सुलझा सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी ऑलरेडी टेस्टेड है, जिनका प्रूफ है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी ये स्ट्रैटेजीज को लगाया था और वो सक्सेसफुल हो गई थी। आज हम बातें करेंगे एलजी और सैमसंग की। देखो, एलजी और सैमसंग जो है वो दोनों ही कोरियन कंपनीज हैं, जिनको हम कोरियन बोलते हैं अपनी हिंदी भाषा में। अब बात यह आती है कि दोनों की दोनों ऐसी कोरियन कंपनीज हैं जो बहुत ज़्यादा इनोवेशन में विश्वास रखती हैं। ये दोनों ही कंपनी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में विश्वास रखती हैं। इनका बहुत ज़्यादा पैसा जाता है रिसर्च पे, इनका बहुत ज़्यादा पैसा जाता है निरंतर अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने में। जबकि जिस समय में ये दोनों की दोनों कंपनियां एलजी और सैमसंग भारत के मार्केट में एंटर होने की बहुत जद्दोजहद में लगी हुई थी, इन्होंने बहुत अच्छी कंज्यूमर रिसर्च इकट्ठी कर ली। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कंज्यूमर को सिर्फ और सिर्फ पढ़ा और समझा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ गाँव में ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे नेशनल लेवल पे। उसके अलावा इन दोनों कंपनीज ने पेस्टल का भी सहारा लिया, जिसे हम मैक्रो एनवायरनमेंट एनालिसिस बोलते हैं, जहां हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में पता चलता है जो आपकी कंपनी अपने बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, जो शायद आपके हाथ में नहीं होते हैं। कुछ ऐसे पॉलिटिकल फैक्टर्स, कुछ ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, कुछ ऐसे सोशलो लीगल फैक्टर्स भी, जहां हम पेस्टल की बात करते हैं। अगर हम स्वॉट की बात करें तो स्वॉट भी इन दोनों कंपनी ने बखूबी लगाई हंट का कंपटीशन समझने के लिए, जहां पे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट जो स्वॉट के होते हैं वो एक हद तक अगर आप ठीक से पेस्टल को करते हैं कि कंपनी के बाहर किस तरीके का माहौल चल रहा है इस देश में या इस रीजन में या इस स्टेट में जहां हम अपना प्रोडक्ट अपना माल उतारने वाले हैं। जब हम पहले उसको समझते हैं उसके बाद हम फिर स्वॉट पे आते हैं। स्वॉट के जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स होते हैं वो एक्चुअली पेस्टल के एनालिसिस से ही डिराइव्ड होते हैं, वहीं से एक्सट्रैक्टेड होते हैं। एक बार पेस्टल आ गया समझ में, फिर आप स्वॉट कर लो। उसके अलावा भी बहुत सारी और एनालिसिस होती हैं, जहां आप कभी भी नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च करने की सोच रहे हो, किसी नए मार्केट में, किसी नई इंडस्ट्री में उतरने की कोशिश कर रहे हो, एक नए रीजन में, एक नए स्टेट में, तो वहाँ पेस्टल बहुत ज़्यादा काम आती है। पेस्टल में हमको ये भी पता होना चाहिए, जहाँ पे हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल ये सारे के सारे फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं एक नया प्रोडक्ट उतारते हुए एक नए मार्केट में, एक नए रीजन, स्टेट या देश में, जहाँ अगर हम अपने मार्केट को एक्सटेंड कर रहे हैं। कि पेस्टल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार करने की एनालिसिस नहीं है। पेस्टल आपको हर 6 महीने में करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं वो हर देश में कहीं ना कहीं, जिस तरह के बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, हर चीज़ बहुत जल्दी मूव कर रही है, चेंज हो रही है। इस तरीके से पेस्टल के जो अपने खुद के मैट्रिसेस हैं, पैरामीटर्स हैं, वो भी बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। तो हर 6 महीने में आप पेस्टल करो, उससे फिर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट स्वॉट के डिराइव करो। स्वॉट से भी आपको बहुत कुछ अंदर की और अपने कंपेटिटर्स के बारे में पता चलता है, लेकिन जितनी ज़रूरी पेस्टल है उतनी ज़रूरी स्वॉट है, उतनी ही ज़रूरी 4 Ps है। और एलजी और सैमसंग ने इन सारी के सारी एनालिसिस का बखूबी इस्तेमाल किया जब उन्होंने इंडियन मार्केट्स को उतरने का सोचा। अब देखो, सबसे पहली बार ये दोनों ही कोरियन कंपनीज थी। ये दोनों ही कोरियन कंपनीज होने की वजह से कोरियन जो होते हैं बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में। इसी वजह से वो प्रोडक्ट को एक ऐसे डिफ्रेंसिएशन दे ही देते हैं, वो डिफ्रेंसिएशन यानी कि वो गैप, ऐसा कहीं ना कहीं गैप एनालाइज करके पिक कर लेते हैं जो बाकी कंपनीज ने अभी तक नहीं किया। इतनी ज़्यादा इनोवेशन, इतना ज़्यादा रिसर्च में ये लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते ही रहते हैं। बस यही बात थी जिसकी वजह से बाकी जो कंपनियां उस वक्त ऑलरेडी इंडियन मार्केट्स में फ्लरिश कर रही थी, बहुत बेहतरीन कर रही थी। जैसे हम बात करते हैं गोदरेज की या फिर सोनी की या पैनासोनिक की, ये सारी कंपनियां जो थी वो अच्छा खासा बिजनेस कर रही थी। लेकिन सारी की सारी कंपनीज को अगर देखा जाए, जिनको एलजी और सैमसंग भारत के मार्केट में अपना प्रोडक्ट उतारने के लिए, अपना माल उतारने के लिए कंसिडर कर रहे थे पूरी की पूरी एनालिसिस में, तो एलजी और सैमसंग ने ये पाया कि इंडियन मार्केट में जो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक वाली कंपनीज हैं, चाहे वो
तवज्जो दे ही नहीं रही हैं। इनकी कोई इनोवेशन नहीं है, इनका कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे फोकस ही नहीं है। ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर रही हैं अपना माल बेचने के लिए, और वो भी एडवर्टाइजमेंट का मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके बहुत अच्छे अच्छे और बेहतरीन एड्स बना के अपने माल को बेचने में लगी हुई हैं। बस इसके अलावा इससे ऊपर ही कुछ ज़्यादा नहीं सोच पा रही हैं। बस यही गैप था जिसको सैमसंग और एलजी ने पिक किया कि हम भारत में उतरेंगे और आफ्टर सेल सर्विस को इतना मजबूत और पक्का और इतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, ना ही सिर्फ शहरों में बल्कि गाँव में भी कि बस हमें फिर ये कंपनियां जो है वो मात नहीं दे पाएंगी। और ऐसा ही हुआ जब उन्होंने पूरा का पूरा पेस्टल पढ़ा, हमारी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल जो भी कंडीशन उस समय चल रही थी, जब सैमसंग और एलजी भारत के मार्केट में उतरना चाह रहे थे, अपना प्रोडक्ट उतारना चाह रहे थे, पहली बार पेस्टल के बाद उन्होंने स्वॉट किया, स्वॉट के बाद उन्होंने 4 Ps को अच्छी तरीके से पढ़ा, गाँव में पढ़ा, शहर में पढ़ा, शहर का लाइफ, वहाँ के 4 Ps अलग थे, गाँव के 4 Ps अलग थे। देखो, जब भी आप किसी कंपनी को किसी एक देश को उतारते हो, अगर उसके अलग अलग एरियाज में, अलग अलग रीजन या अलग अलग स्टेट्स में उतारते हो, तो आपको वहाँ के हिसाब से भी 4 Ps पढ़ने हैं कि अगर ये शहर के लोग हैं तो इनके किस तरीके का प्रमोशन पसंद है, अगर ये शहर के लोग हैं तो कितना दाम ये अफोर्ड कर सकते हैं, अगर ये गाँव के लोग हैं तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसमें कितना दाम और किस तरीके का प्रमोशन ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उस हिसाब से 4 Ps को मैनेज किया जाता है। बस एलजी और सैमसंग आ गए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चीज़ों में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यही बेहतरीन स्ट्रैटेजी नहीं लगाई कि हम आफ्टर सेल सर्विस में उतरेंगे, उसमें ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और डिस्ट्रीब्यूशन और एक लीड बना के, जैसे लीप फ्रॉग स्ट्रैटेजी बोला जाता है, बड़ी बड़ी छलांगे, जैसे मैटर बड़ी बड़ी छलांगे देता है, उसी तरीके से आफ्टर सेल सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा के दोनों ही एलजी और सैमसंग ने गोदरेज को भी छाड़ दिया, पैनासोनिक को भी छाड़ दिया, सोनी को भी छाड़ दिया। जबकि अगर हम इनकी स्टार्टिंग की स्ट्रैटेजीज की बात करें, सोनी, पैनासोनिक जो थे वो कुछ प्रीमियम कस्टमर्स पे फोकस किया करते थे। सैमसंग और एलजी की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने शुरुआत जो है वो थोड़े अलग अलग सेगमेंट से करी, लेकिन बाद में वो जो सेगमेंटेशन था वो एकदम ही बदल दिया। मतलब ये कि एलजी ने शुरुआत की मिडिल क्लास कस्टमर्स और लो क्लास कस्टमर्स को अपना ग्राहक बना के, और उसी के विपरीत सैमसंग ने शुरुआत करी थी प्रीमियम कस्टमर्स को अपना ग्राहक बना के। लेकिन कुछ समय बाद एलजी ने अपने जो ग्राहक थे वो प्रीमियम कस्टमर्स कर दिए और सैमसंग ने अपने ग्राहक जो है वो लो क्लास और मिडिल क्लास कस्टमर्स कर दिए। अब बात ये आती है कि इस तरीके से भी आप अपनी कंपनी या बिजनेस में अपना जो सेगमेंटेशन है वो चेंज कर सकते हो सिचुएशन के हिसाब से। ये भी आपको सीखने वाली बात है, जिस तरह से एलजी और सैमसंग ने समय रह के अलग अलग समय में किया। उसके अलावा अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ एलजी और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं बल्कि इन्होंने संपूर्ण आटा को भी लॉन्च किया, संपूर्ण आटा को ब्रांड बहुत अच्छा बना दिया। रूरल एरियाज में वो अंदर गए, गांव तक गए, सिर्फ और सिर्फ शहर तक नहीं, और अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का उन्होंने क्या किया, जितने भी गांव में और जितने भी शहर के ब्लैक स्मिथ्स थे, लोहार थे, जो थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का काम जानते थे, थोड़ा बहुत हाथ चलाना जानते थे, उन सारे कारीगरों को अपने से मिला लिया, उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देके बस आफ्टर सेल सर्विस इतनी ज़्यादा मजबूत कर दी सिर्फ और सिर्फ ब्लैक स्मिथ्स के जरिए। तो यहाँ से आपको गैप आइडेंटिफाई करना है, यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी को पिक करना है। जैसे कोक ने मैंने आपको वीडियो में बताया था जहाँ पे मैं कोक की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर रही थी पिछले वीडियो में, कि एक सड़क पे बंदा बैठता था जो कोक की ठंडी ठंडी बोतलें बेचता था कोक के ही स्टोर के सामने, जबकि कोक के स्टोर में कोई भी कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं थी। तो कोक के मैनेजर्स इतने वर्सेटाइल और इतने अडैप्टेबल थे, इतने फ्लेक्सिबल थे, वो आए, उन्होंने उस बंदे को उठा के अपने से मिला लिया, क्योंकि वो भी फिर आने वाले समय में उनका कॉम्पिटिशन बन जाता। बस इसी तरीके से सैमसंग और एलजी के मैनेजमेंट ने जब ये देखा कि हमें थोड़ा बहुत कारीगर चाहिए जो एक ब्लैक स्मिथ कर सकता है, रिपेयरिंग सिस्टम एक बहुत बढ़िया टेक्नीशियन साबित हो सकता है, उसको ट्रेनिंग हम दे देंगे, बस इस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरा का पूरा भारत में छा जाएगा। देखो, जब इन दोनों ही कंपनीज ने कंज्यूमर रिसर्च करनी शुरू की, उन्हें बहुत अच्छे एनालिसिस की रिपोर्ट्स मिली, उनका जो क्वेश्चनर्स और सर्वेस थे वो एकदम परफेक्ट है। उन्हें ये समझ में आया कि जो भारत का कस्टमर है वो वैल्यू कॉन्शियस ज़्यादा है ब्रांड कॉन्शियस के मुकाबले। जो भारत का कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है, यानी कि भारत का मार्केट एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। जो गांव का कस्टमर है उसे, और वैसे भी हम लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंडेड वारंटी पे विश्वास रखते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की जो बिक्री है वो फेस्टिवल्स या कोई ना कोई ओकेजन होती है तभी होती है।
ये सारी की सारी बातें LG और सैमसंग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गया और इन दोनों के आते ही गोदरेज खत्म हो गया। इन दोनों के आते ही सोनी और पैनासोनिक को सबने सोचना ही बंद कर दिया, क्योंकि जब इतनी अच्छी आफ्टर सेल सर्विस मिल रही है इस कंपनी के द्वारा तो लोग बाकी जगहों पे क्यों जाएंगे जहाँ पे अगर एक बार उनका कोई भी जो अप्लायंस है वो अगर खराब हो गया, उनको कोई सर्विस ही नहीं है तो उनका तो सारा का सारा पैसा खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए सारे के सारे भारत के जो ग्राहक थे इलेक्ट्रॉनिक आइटम के और हाँ आटे के भी, वो भी एक तरीके से खिंचे चले आए। देखो संपूर्ण आटा लॉन्च करके इन कंपनीज ने गोरिल्ला अटैक शुरू कर दिया, यानी कि बड़े बड़े प्रोडक्ट्स में ही सिर्फ ये खेलते नहीं थे और भी बहुत सारे साइड प्रोडक्ट्स ये लेके आए और इन साइड प्रोडक्ट्स के जरिए छोटे छोटे अटैक्स ये पूरे के पूरे देश में हर जगह पे, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, करने लगे, जिसको हम गोरिल्ला मार्केटिंग कहते हैं। यहाँ से भी आप एक सीख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ बड़े प्रोडक्ट तक मत रुको, कुछ भी अटैच करके कुछ लिंक प्रोडक्ट्स को ऐसे लेके आओ जिससे आप छोटे छोटे और भी टेस्ट एंड ट्रायल्स कर सकते हो कि अगर फेल भी हो गए तो वो भी आप लीन पीरियड में एक्सपेरिमेंट करके हो सकते हो, उसमें बहुत ही कम पैसा या लागत लगती है, जैसे कोको कोला ने किया और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। जब उनको लागत बहुत कम लगती है, जिस सीजन में उनके माल की बिक्री नहीं होती है, ऑफ सीजन होता है, तभी वो सारे एक्सपेरिमेंटेशंस करती हैं, फेलियर्स ले लेती हैं बहुत ज्यादा कम लागत पे कंपेयर टू जब पीक सीजन होता है, जब एक्चुअली उनके माल बिकने का समय आता है, तब वो मार्केट में अपने माल को सारे के सारे डेवलपमेंट्स के बाद, सारे के सारे फेलियर्स के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट की तरह उतार देती है पूरी की पूरी तैयारी के साथ। ऐसा सिर्फ कोक ने या कोको कोला ने नहीं किया। इस तरह की स्ट्रैटेजीज को सारी के सारी बेहतरीन कंपनियों ने, जिनका नाम आज दर्ज है, जिनके बारे में जिनकी केस स्टडीज हम MBA में पढ़ते हैं, हमेशा उनके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ते रहते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स में, और ज़्यादा लर्निंग को बढ़ाने के लिए हम एग्जाम्पल्स उनके निरंतर समझते रहते हैं ताकि हम अपनी कंपनी को और आगे ले जा सकें। देखो यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ गोरिल्ला अटैक या लीप फ्रॉग मार्केटिंग या स्ट्रैटेजी की नहीं आती है जो LG और सैमसंग ने इस्तेमाल की। एक चीज़ और LG और सैमसंग ने देखेगी, ठीक है, अब हम अपनी आफ्टर सेल सर्विस के साथ बहुत ही पुख्ता, बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ इंडियन मार्केट्स में तो उतरने वाले हैं, हमने हर तरीके के एनालिसिस कर लिया, अब हम बिल्कुल और बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। हमारे कंपेटिटर्स की अगर बात करूँ तो सोनी और पैनासोनिक जो है, ठीक है, अगर वो प्रीमियम सेक्शन में फाइट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनमें से कोई भी सिर्फ एड्स और मार्केटिंग को छोड़ के ना ही कोई नई इनोवेशन कर रहा है, ना ही इनमें से कोई भी हमारा कंपेटिटर, हमारा जो प्रतिद्वंदी है इंडियन मार्केट में कुछ भी ऐसा नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट या डिफरेंशिएशन के साथ आ रहा है या रिसर्च पे कुछ भी कमाल कर रहा है या किसी की भी कोई आफ्टर सेल सर्विस का कोई भी कॉन्सेप्ट है। और तो और LG और सैमसंग को ये तक पता चल गया अपने एनवायरनमेंट के स्कैनिंग से, सारे के सारे एनालिसिस से कि जो फिलिप्स है वो इतना ज्यादा आराम से बैठा हुआ है रिलैक्स पोजीशन में, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो उन लोगों ने यानी कि LG और सैमसंग ने इस बात का भी फायदा उठाया कि हमारे जो प्रतिद्वंदी है वो ऐसा कुछ पहली बात तो कर नहीं रहे हैं, जिस चीज में जिस गैप को आइडेंटिफाई करके हम भारत के मार्केट में उतरना चाहते हैं, अपना माल उतारना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं और एक लीड बनाना चाहते हैं। दूसरा, सारे के सारे जो प्रतिद्वंदी है वो बाय नेचर बहुत ज्यादा आराम से और रिलैक्स, उनको एक्चुअली विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम उतरेंगे और उनको पिछाड़ के आगे एक लीड बना लेंगे, सबसे बड़े टॉप प्लेयर्स अभी बन जाएंगे। तो उनके इस एटीट्यूड का भी फायदा LG और सैमसंग ने उठाया। सारी की सारी एनालिसिस, ये सारी की सारी चीजें LG और सैमसंग ने सबसे पहले, बहुत पहले और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सही तरीके से पता कर ली थी इंडियन मार्केट्स में उतरने से पहले। और तो और सैमसंग ने बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स कर लिए, टेस्ला के साथ वो कोलैबोरेशन में आ गया, इसके अलावा गोल्ड स्टार के साथ वो कोलैबोरेशन में आ गया। इस तरीके से अगर आप भी एक कंपनी है या अगर आप कोई बिजनेस है, आप चाहते हैं ग्लोबल होना, आप चाहते हैं किसी और देश या रीजन में अपना नया प्रोडक्ट, अपनी नई इंडस्ट्री को उतारना, तो आप भी उस रीजन के नए एरिया के जितने भी पुराने खिलाड़ी हैं उनके साथ कोलैबोरेशन में आके अपने माल को उतार सकते हैं, जैसे कि सैमसंग और LG ने किया। इसी तरीके से मेरे आने वाले वीडियोस में हम और भी स्ट्रैटेजीज की बातें करते रहेंगे, इसके अलावा भी और भी बहुत टॉपिक्स को मैं कवर करने वाली हूँ, तो देखते रहिए। और जितने भी बिजनेस के लोग हैं, जितने भी कंपनी के लोग हैं, जितने भी NGO के लोग हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी CEO CXO लेवल के मैनेजर्स हैं, हेड ऑफ बिजनेसेस हैं, आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आप किसी भी टॉपिक में मुझसे किसी भी तरीके की असिस्टेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऑनलाइन कोर्स के जरिए मैं आप तक आऊँ, आपको ट्रेन करूँ, मेंटोर करूँ, गाइड करूँ, कोच करूँ, काउंसल करूँ, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com। और अगर आप स्टूडेंट हैं,
आप एक हाउस होल्ड हैं, अगर आपको किसी भी तरह की किसी भी टॉपिक पे, जो सारे के सारे टॉपिक्स पे मैंने अपने वीडियोस डाले हैं यूट्यूब पे, उसके अलावा भी मैं व्हाट्सएप पे निरंतर डालती रहती हूँ जिन जिन टॉपिक्स पे, या मेरे फेसबुक या लिंक्डइन अकाउंट्स पे भी आप जाके देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक्स को मैंने कवर किया है अपने पिछले वीडियोस में। उन सारे टॉपिक्स पे, या अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा भी टॉपिक आ रहा है जिसपे आप मुझसे किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहते हैं, कोई सेशन चाहते हैं, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9311659252। और हाँ, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, आप अगर मुझसे लिंक्डइन पे कोई सवाल पूछते हैं, फेसबुक पे कोई सवाल पूछते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो सारे के सारे सवाल आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछिए, ताकि मेरे पास भी आप लोगों का डेटा बना रहे, मुझे समझ में आए कि मेरा जो रिकॉर्ड है वो अच्छा खासा बन रहा है। इस तरीके से आप लोग मेरे पास बैक टू बैक सेशंस के लिए आ रहे हो, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से सेशंस को अरेंज किया जा रहा है। उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा और समझूं कि जो मेरे ग्राहक है, जो मुझसे सेशंस ले रहे हैं, उनके बारे में मैं भी ज्यादा से ज्यादा जानूं, मैं भी ज्यादा से ज्यादा डेटा को कलेक्ट करूं। तो आप सब आइए, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए और अपना टॉपिक लिखिए, बस इतना ही आसान है। मेरे साथ एक सेशन बुक करिए और अपने सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करिए और फटाफट आगे बढ़िए। जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपका काम कोई और तो आके करेगा नहीं, काम तो आपको खुद ही करना है। लेकिन सही रास्ता आपको पता होना जरूरी है। अगर गलत रास्ते पे आप काम करते चले गए तो उससे भी कोई फायदा नहीं होगा।